आपको ऐसा नहीं लगता कि इतनी बड़ी राजधानी में केवल 2230 मेंबर हैं? ये हमारी कमजोरी रही है। राजनीति और जातिवाद इसने हमें चैम्बर को आगे नहीं बढ़ने दिया। चैम्बर एक व्यापारिक संस्था है। हम व्यापारी की हित की बात करें, ना कि जात पात और ना कि पार्टी की। आज हमारे साथ मौजूद हैं तेजकुल सिंह पाली जी, जो भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अभी अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं और अभी वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। राजधानी भोपाल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक व्यापारियों की बहुत बड़ी संस्था है और एक पूरे मध्य प्रदेश में एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है और व्यापारियों की आवाज़ उठाती है। आज पाली जी से हम उनके चुनाव से संबंधित, उनके कार्यकाल से संबंधित कुछ सवाल उनसे करेंगे, क्योंकि व्यापारी वर्गों में बड़ी उत्सुकता है व्यापारी वर्ग में कि आगे किस तरीके से व्यापारियों की आवाज़ उठाई जाएगी या अब तक क्या किया, वो सब जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सफ़र कब था? आप कैसे जुड़े या और अब तक आप उसको कैसे देखते हैं? आपका सफ़र क्या रहा है चैम्बर को? सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं अभी वर्तमान अध्यक्ष नहीं हूँ। मैंने 4 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था जी, जी। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि मेरा इस्तीफा देना, क्योंकि मेरे को इन्होंने जाल भर के, एक प्रताड़ित करके, एक साजिश करके मेरा इस्तीफा लिया। मैंने 11 बजे इस्तीफा सौंपा, तत्काल इन्होंने 2 बजे मीटिंग बुलाई और मीटिंग भी कहाँ बुलाई, किसी के घर में, और 5 बजे इन्होंने मेरा इस्तीफा मंजूर करके और तत्काल कार्यकारिणी अध्यक्ष घोषित कर दिया और 3 दिन बाद उसको विधिवत अध्यक्ष बना दिया गया, जो गैर कानूनी है, संविधान में नहीं है। आप चैम्बर के संविधान को देख सकते हैं। नैतिकता ये कहती है कि मैंने जब इस्तीफा दिया तो मेरे को इनको बुला के पूछना चाहिए था, कारण पूछना चाहिए था और ऐसे करना ही था, क्योंकि मैंने दिया ही था मंशा से। मैं कोई दोबारा तो उसको ना वापस लेने वाला था ना कुछ था। इन लोगों के दिमाग में क्या था कि पता नहीं क्या होगा, कहीं वापस नहीं ले लें, तो इन्होंने उस मौके की तलाश में थे। पिछले 6 महीने से तो मुझे परेशान कर ही रहे थे, क्योंकि मेरा कार्यकाल जनवरी 2026 में 25 में ख़त्म हो गया था। तो मैंने इनसे कहा कि भाई आप चुनाव कराइए। इन्होंने कहा 3 महीने बढ़ा दो। मैंने 3 महीने बढ़ा दिए। फिर मैंने भाई अब सब ये हैं, अभी त्यौहार हैं, अभी ये हैं, फिर 3 महीने बढ़ा दिया। फिर उसके बाद सब अब शादियाँ हैं, फिर 3 महीने बढ़ा दीजिए। तो मेरे को लगा कि ये कुछ साजिश तो हो रही है, जो बार-बार इलेक्शन नहीं होने देना चाह रहे हैं। तो उस वक़्त मेरी वार्षिक आम सभा थी, तो मैंने उसके अंदर घोषणा कर दी कि चैम्बर के चुनाव 15 दिसंबर और 15 जनवरी के बीच में होंगे, जो ये लोग नहीं चाह रहे थे। तो इसके बाद इन्होंने मुझे परेशान करना शुरू किया और एक दिन इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया कि 2 अक्टूबर के दिन मैंने इस्तीफा लिख के भेज दिया। और उसके बाद जैसे ये लोग झपटे हैं उसके ऊपर, कि जैसे इनको कोई खजाना मिल गया, क्योंकि अब चैम्बर की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत हो गई है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस वक़्त मैंने चैम्बर सँभाला था 4 साल पूर्व, उस वक़्त चैम्बर की इतनी दयनीय स्थिति थी कि हमारे वहाँ कर्मचारियों को 3 महीने का वेतन भी नहीं मिला हुआ था और चैम्बर के पास मात्र 23 लाख की एक एफडीआर पड़ी थी। तो हम जब जीत के आए तो लोगों ने कहा एफडीआर तोड़ो, इनका तनख्वाह दो। मैंने कहा देखो, हम व्यापारी आदमी हैं, हमें मालूम है कि पैसा कहाँ से और कैसे आता है। तो मैंने मना किया और मैंने कहा हम इसको 1 महीने और 40 दिन के अंदर हम इनको पैसा दे देंगे। तत्काल हमने अपनी ऑफिस स्टाफ को निर्देशित किया, तरीके लिए हैं, जिनके पुराने फंड्स थे उनको फंड्स लेना शुरू किए, नए मेंबर्स बनाना शुरू किए और ईश्वर की कृपा के अंदर, कृपा से 40 दिन के अंदर हमने पूरा कर्मचारियों का भुगतान कर दिया। इसके बाद हमने निरंतर, सबसे पहले तो स्थिति मजबूत करने की थी। ऑफिस की पोजीशन ये थी कि टूटी कुर्सियां पड़ी थी। तो हमने सबसे पहले ऑफिस को सुसज्जित किया, क्योंकि भाई व्यापारियों का ऑफिस है, चैम्बर का कोई गरिमा है अपनी। ऑफिस की साज सज्जा पे हमने 20-25 लाख रुपए लगाए। उसके बाद निरंतर हम मेंबरशिप बढ़ाते रहे। मैंने अपने पौने 4 साल के कार्यकाल में
450 या 480 के आसपास नए मेंबर्स बढ़ाए हैं। पुराने मेंबर्स का क्या है कि जो थे पुराने चले आ रहे थे सालों साल से, सन 1962 की संस्था है जिसके अंदर से अब कई फर्में ख़त्म हो गई हैं, कई के बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हैं। ये लोग उसी पे फोकस कर रहे थे कि नहीं साहब उनसे पैसे लो, उनसे पैसे लो, उनका मतलब ये छूट दे दो, उनको ये छूट दे दो। और मैंने कहा भाई जिसको आना है तो स्वेच्छा से आए, ज़बरदस्ती किसको बुला के क्या मकसद है। पर था क्या कि मेरे पास 30-35% मेरे आदमी थे, बाकी सारे मेरे अपोजिशन के थे। तो ये कहीं भी मेरे को कोई काम जो बोलता था वो करने नहीं देते थे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आपके जो चैम्बर के सहयोगी थे या मेंबर थे, उन्होंने आपको कहीं से कहीं तक मतलब सहयोग नहीं दिए इन 4 साल? मैं अभी साफ कह रहा हूँ कि 40% लोगों ने मेरे को सहयोग दिया, 60% अब जहाँ भी कोई बात आती थी तो कहते थे वोटिंग करा लो। और वोटिंग करा लो का मतलब मुझे तो मालूम है कि मैं जो चीज़ का प्रस्ताव दे रहा हूँ वो कटेगा। अच्छा, चलिए इतनी सब मुश्किलात के बीच में आपसे पूछता हूँ, फिर भी इन 4 सालों में आपका कोई ऐसी कोई उपलब्धि है जो आप बताना चाहेंगे, जो उपलब्धियाँ उन 4 सालों में भी? देखिए 4 साल में तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि मैं जैसे बता दूँ फाइनेंशियली ले लें, अभी जब दिन मैंने कार्यकाल छोड़ा है, हमारे पास 1 करोड़ 23 लाख रुपए का फंड था। एक तो जो हमारी स्थिति मजबूत हुई है, उसके बाद मैंने जिस दिन से चैम्बर जॉइन किया है, 18 जनवरी 2022 में मैंने जॉइन किया था। उस दिन से आप चैम्बर ऑफिस में देख सकते हैं, वहाँ एक अटेंडेंस रजिस्टर है जिसके ऊपर मैं भी अटेंडेंस लगाता था। मेरी अटेंडेंस वहाँ के कर्मचारियों से ज़्यादा है, क्योंकि मैं रोज़ 2 घंटे वहाँ देता था। क्योंकि मैंने एक जो ज़िम्मेदारी ली थी तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं निष्ठा से उसको करूँ। कर्मचारी तो छुट्टी लेते रहते थे। जी, मैंने कोई छुट्टी नहीं ली। इतवार के अलावा तो ऑफिस बंद ही होता था। मेरी 1 साल के अंदर होंगी तो मुश्किल से 2 छुट्टियाँ ही होंगी। मतलब 4 पौने 4 साल के अंदर मेरी 10 छुट्टियाँ होंगी। ये वहाँ का रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, मैं उस चीज़ को नहीं बता रहा। तो मेरे अंदर एक जुनून था कि चैम्बर का बहुत बड़ा नाम है, चैम्बर ऑल ओवर द वर्ल्ड है। और चैम्बर की इतनी अच्छी वो साख है कि हमारे पास व्यापारी आते थे जिनको एक्सपोर्ट करना होता था तो चैम्बर से सर्टिफिकेशन लेते थे कि हम मेंबर हैं, तब वो एक्सपोर्ट कर सकते थे। लोगों को इस चैम्बर का महत्व का ज्ञान ही नहीं है। नहीं, तो आप एक बात मुझे बताइए, इतने सब के बावजूद आप ऐसा कोई निर्णय बताइए व्यापारियों के आपने हित में लिया हो या व्यापारियों के हित में देखिए छोटी-छोटी परेशानियाँ लोगों की आती थी। कई व्यापारी हमारे पास आए, मैं नाम भी गिनवा दूँगा अगर आप चाहें, तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट में माल बुक किया और उनको ट्रांसपोर्ट वालों ने डिलीवर नहीं किया और इनको 6, 7, 8 महीने से घुमा रहे हैं कि सब माल चोरी हो गया, माल चोरी हो गया। हमने तत्काल से पुलिस में रिपोर्ट करी, कमिश्नर साहब के पास मिले। मुश्किल से 20 या 22 दिन के अंदर हम 2 बार कमिश्नर साहब से मिले हैं, तो उन्होंने उस व्यापारी को मतलब ट्रांसपोर्टर को पुलिस भेज के भेजा और वो फिर उस मतलब ट्रांसपोर्टर ने व्यापारी के साथ बैठ के नेगोशिएट करके कुछ परसेंटेज कम करके उसके पैसे दिए। और ऐसे 3 केसेस हैं यहाँ पे जो हमने रेडीमेड गारमेंट्स वालों के कराए थे। जी। उसके बाद आपस के लेन-देन हैं, व्यापारियों के माल ले लिया, पैसे नहीं दे रहे। तो ऐसे व्यापारियों के कम से कम दर्जनों व्यापारियों के हमने उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके उनके आपस के झगड़े निपटाए और उनको पैसा दिलवाया। एक बहुत बड़ा काम हमने किया, यहाँ पे चौक में राजकमल टेलर है, वो जहांगीराबाद में रहते थे। तो उन्होंने अपना मकान बदल के पद्मनाभ नगर चले गए, तो पीछे से उस खाली मकान के ऊपर किसी वर्ग के लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। बहुत परेशान था वो, हमारे पास आया। उसके लिए हमने 6 महीने मशक्कत करी, कमिश्नर साहब के पास गए, बार-बार गए, फिर उन्होंने एक एसडीएम को नियुक्त किया और उन्होंने 6 महीने के अंदर उसका मकान खाली करवा के दिया। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जो भी परेशानियाँ लोगों के पास आती हैं, कई आए, बिजली डिपार्टमेंट वालों ने एक्सेस बिल दे दिया, उसके लिए हमने रिप्रेजेंटेशन किया, फिर उन्होंने बिल का करेक्शन किया। तो ऐसा जो भी काम आया है व्यापारी का, किसी की दुकान में आग लग गई,
तो उसको कॉम्पेंसेशन नहीं मिल रहा है, इंश्योरेंस वाले अड़ंगा डाल रहे हैं, तो उनको लाइन अप करके उनकी सहायता की है। मतलब इसमें आपने शासन प्रशासन के साथ आपकी भूमिका कैसी रही? शासन प्रशासन के साथ भी हम निरंतर 2-3 साल से लड़ ही रहे हैं। एक तो बहुत ही मुझे अफ़सोस होता है जो टैक्स नगर निगम ने लगा रखा है व्यावसायिक कर, जो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है, खाली भोपाल में है। जो व्यावसायिक कर होता था कि भाई आपकी परचूनी की दुकान है तो 2000, किसी का कुछ है तो 3000, होटल है तो 5000, नर्सिंग होम है तो 7000, इस तरीके के स्लैब्स थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, नगर निगम ने उसको स्क्वायर फीट के हिसाब से लेना शुरू कर दिया और उसका मापदंड बनाया गया। 40 फुट सड़क पे है तो 4 रुपये स्क्वायर फीट, 60 फुट सड़क पे है तो 5 रुपये स्क्वायर फीट, अगर 80 फुट सड़क पे है तो 6 रुपये स्क्वायर फीट। तो ये व्यावसायिक कर एक एक दुकान, और इसकी अपर लिमिट 50,000 उन्होंने तय कर दी। तो इसके अंदर 70% लोगों को 50,000 के स्लैब में आ गए। जो 3000, 2000, 5000 देते थे सबको 5000 लगने लग गया। सब तकलीफ में थे। हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने पहले हमें स्टे दे दिया, स्टे 6 महीने चला, फिर गवर्नमेंट अपील में गई, फिर उन्होंने अभी स्टे वेकेट किया हमारा, और अभी अभी हम उस पर लड़ रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण काम जो हमने किया, एक टैक्स लगाया था सेंट्रल गवर्नमेंट का था, OMD, आउटडोर मीडिया डिवाइस। जी। वो अगर आपके दुकान की चौड़ाई 10 फुट है तो आपको सिर्फ बोर्ड परमिसिबल था 10 फुट बाय 3 फुट का, जी। और उसके ऊपर आप सिर्फ अपना नाम लिख सकते थे दुकान का। आप जिसके ट्रेडर हैं या उसके हैं उसका नाम नहीं लिख सकते। जैसे अब आप मारुति के डीलर हैं जी। या सोनी के टीवी के हैं तो आप सोनी और उसका जिक्र नहीं कर नहीं कर सकते। सकता। उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया, और अभी मुझे बहुत खुशी है कि अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले ही हमें उस पे स्टे मिल गया है। तो गवर्नमेंट से जो लड़ने वाली चीज़ें हैं, हम लड़ रहे हैं। चैम्बर के ने ही केस किया है। एक में तो हमें फिर से सफलता मिल गई है कि इसके ऊपर स्टे लग गया है, और मैं व्यापारियों से अपील करना चाहता हूँ कि जिसको भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, मेरे पास हमारे ऑफिस से आके, अभी तत्काल तो मैं चैम्बर में जब तक जीतूँगा नहीं जाऊँगा, मेरे निजी ऑफिस रंजीत होटल से आके स्टे की कॉपी ले सकते हैं। ये नगर निगम के व्यावसायिक कर को लेके आपने कभी महापौर या विधायक सबसे ही मिल रही है, सारे से, किसी से नहीं। जो मतलब इसके डायरेक्ट संबंधित मंत्री से सबके पास जाके ज्ञापन दिया, और सबने जाए हमें अश्योरेंस दिया कि नहीं हम देख लेते हैं, देख लेते हैं। महापौर से तो हमारे को दर्जनों बार हमने जाके एप्लीकेशन दी, हम उसको अपने उसमें ले रहे हैं, डाल रहे हैं, क्योंकि हमें उसमें चेंज करना पड़ेगा तो हम अपनी मीटिंग में करेंगे। नतीजा कुछ नहीं हुआ। इसका तरीका तो सिर्फ एक है, जो हमारी बात मेरी नहीं मानी गई, क्योंकि वो लोग पता नहीं व्यापारी डरता क्यों है। हमने कहा भाई बंद का कॉल करो, बंद करो पूरा भोपाल, सब पीड़ित हैं। अरे नहीं साहब वो क्या होगा, वो बुरा, तो मतलब मेरी किसी ने हिम्मत बढ़ाई नहीं, डिस्करेज ही किया। तो इस कारण कुछ काम है जो पूरे नहीं हो पाए। आप पे ऐसे आरोप भी लगते हैं कि आप कुछ व्यापारियों से, जमीनी व्यापारियों से कुछ कट गए हैं या सबकी पहुंच आप तक नहीं है? नहीं साहब, ये बात बिल्कुल गलत है। जी। मेरा नंबर, मेरा होटल के अंदर भी, मैं होटल व्यवसायी हूँ और मैं होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का विगत 28 सालों से प्रेसिडेंट हूँ। वो मुझे बदलने ही नहीं देते कि नहीं साहब आप पुराने होटल वाले हो। मैं इस होटल इंडस्ट्री में 55 साल से हूँ। तो मेरा वहाँ पे एक ही है, मैंने तो हर कर्मचारी को अपना नंबर दे रखा है कि कोई किसी में कोई परेशानी है, तुमको कोई तुम्हारा सीनियर स्टाफ परेशान करता है तो तुम उसको रात को भी कॉल कर सकते हो। तो ऐसे ही आप चैम्बर के सेक्रेटरी से भी पूछ सकते हैं। मैंने अपना वहाँ पे अपना पर्सनल फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर बोर्ड पे लगा के रखा हुआ है कि कोई भी आए, किसी को भी बात करनी हो तो मेरे से डायरेक्ट बात कर सकता है। कई उलझने वाले केस दुकानदारों के आए कि साहब चौक के अंदर वो हाथ ठेले लग जाते हैं, ये लग जाते हैं, वो लग जाते हैं। उसके लिए भी हम कई दफ़ा मशक्कत करी, मंत्रियों के पास गए, संबंधित डिपार्टमेंट्स के पास गए, फिर उनके पास भी एश्योरेंस दे देते थे कि हम इनको वैकल्पिक जगह दे देंगे तो हटा देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। बाकी हुआ कुछ नहीं। छोटे और मध्यम जो व्यापारी हैं, उनको ऐसा लगता है कि चैम्बर एक सीमित वर्ग के लोगों तक ही मतलब सीमित है।
कुछ बड़े व्यापारियों तक, या इसमें आप क्या? नहीं, देखिए इसके ऊपर जो चर्चा होती है, हमारा क्या है कि चैम्बर की जो एंट्रेंस फीस है 30,000 रुपये, 3,000 रुपये है वन टाइम, और इसके बाद हम 600 रुपये वार्षिक गतिविधि शुल्क लेते हैं, जी ताकि भाई चैम्बर को कुछ तो फंड तो चाहिए चलने जी के जी। लिए। इसके अंदर जो कुछ नीचे वर्ग के व्यापारी हैं, वो कहते हैं नहीं साहब फीस बहुत ज़्यादा है, हम नहीं दे सकते। भाई साहब आप बताइए, आज के ज़माने में 50 रुपये महीना जी कोई चीज़ रखता है क्या, मायने रखता है? हम तो कई बार कहते हैं कि साहब आप तो फीस कम करो, 200 रुपये साल लो। तो हमने उसको इनकार किया, तो उसकी वजह से हमारे कम से कम 300-400 व्यापारी कटे हैं, क्योंकि हम उसके ऊपर अब हमारी जो वर्किंग हमने करी कि उस पे हमारे खर्चे कैसे चलेंगे। हमारे पास भी स्टाफ है, कम से कम एक ऑफिस का कम से कम 70-80 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है। एसी ऑफिस कर रखा है, बिजली का बिल आता है, कर्मचारियों की तनख्वाह है, सब कुछ है। तो कहाँ से चैम्बर चलेगा, कहाँ से 200 रुपये किसी से लेके चलेगा क्या चैम्बर? हमारे पास अभी 2230 मेंबर हैं। जी। 2230 रुपये मेंबर से हम 50 रुपये महीना लेते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि इतनी बड़ी राजधानी में केवल 2230 मेंबर है? नहीं, ये हमारी कमज़ोरी रही है। जी हमें लगातार, क्योंकि भोपाल जिस हिसाब से बढ़ चुका है, तो उसमें हमें मेंबरशिप ड्राइव करनी पड़ेगी, और अब हम आएँगे नई टीम के साथ। अब हमने जो टीम चुनी है, क्या है, पिछले पे मैं आपको बता दूं कि मैं चैम्बर से पिछले जुड़ा तो 2001 का मेंबर हूं मैं, जी। और विगत 17-18 साल से मैं चैम्बर में सक्रिय हूं, किसी न किसी पद पे रहा हूं जी। पहले मैं कार्यकारिणी सदस्य था, फिर मैं मंत्री बना, फिर 2-3 बार मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा, और पिछले टर्म से मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो चैम्बर की सारी अंदर बाहर इन आउट्स मुझे ज्ञात है। और चैम्बर में क्या है कि बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि राजनीति और जातिवाद, इसने हमें चैम्बर को आगे नहीं बढ़ने दिया। चैम्बर एक व्यापारिक संस्था है, हम व्यापारी की हित की बात करें, ना कि जात पात और ना कि पार्टी की किसी। जब तक हम एक व्यापारी एकजुट होकर नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम आगे बढ़ पाएंगे। आप, जैसे मैंने कहा, 2200 सदस्य हैं केवल, और आज चैम्बर जो है, एक कहा जाता है कि पुराने भोपाल तक सीमित है। नए भोपाल में उसकी जड़ें नहीं जम पा रही है, नए व्यापारी नहीं जुड़ पा रहे हैं। मतलब आपने इसकी कोई योजना बनाई है कि जी नए जी, शहर के लिए जुड़े? आपको बता दूं, ये जो हमारे 485 मेंबर बने हैं, पूरे पुराने भोपाल से हट के बने हैं। जी ये जो हमने मेंबर बना है, और इस बार हमारी टीम में जो भी अभी मेंबर हैं, हमारे 5-6 मेंबर तो हमने एमपी नगर से लिए हैं, 2 मेंबर हमने गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया से लिए हैं, करौद मंडी से तो पुरानी में आ गई, 10 नंबर को कोलार रोड से भी हमने एक-एक मेंबर लिया है। तो हम तो विस्तार करना चाह रहे हैं, और कुछ लोग हैं उसको अपनी तक ही सीमित रख के वहीं तक रखना चाह रहे हैं। इसी चीज़ का तो मेरा विरोध है। चैम्बर ने आपके कार्यकाल में या इसके पहले, खैर आपके कार्यकाल की हम बात करें, कि कभी सरकार के सामने कड़ा रुख नहीं अपनाया? मतलब तो सहमत हैं आप इस बात से? जी, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि मेरा जब भी हम कहते थे कि भाई कड़ा रुख जब जाएँगे तब हम हमारी हमारी शक्ति क्या है? हमारी शक्ति तो है कि हम अपने व्यवसाय को बंद करें और अपना मनमाएँ। हम कैसे करवा और किस तरीके से जोर डाल सकते हैं गवर्नमेंट पे? तो जितनी बार भी हमने प्रस्ताव रखा है, तो उसको किसी ने सहयोग नहीं दिया है। क्योंकि टीम तो आपकी थी। टीम मेरी 40% थी सर, 60% तो मेरे अपोज़िशन वाले हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही कारण हुआ मेरे इस्तीफ़ा देने का। और अब मैंने जो अपनी टीम चुनी है, अगर ऊपर वाले ने चाहा और हम जीत के आए, तो हम आपको बताएँगे कि चैम्बर क्या है और चैम्बर की ताकत क्या है। इस वक़्त हमारे साथ जो भी हैं, हर व्यवसाय से हमने आदमी लिया है, सब अच्छे बिज़नेसमैन हैं, हर स्तर का बिज़नेसमैन हमने लिया है। कई इसके अंदर हमने सब मतलब समझदार
पढ़े हुए लोग, जो ये छोटी मोटी बातों का जो ध्यान नहीं रखते, वैसे लोग हमने इस टीम में लिए हैं। हमने और लोगों ने कहा है कि आप ने इस वर्ग को ले लिया, उस वर्ग को ले लिया, तो मैं उसको क्लियर करना चाहूँगा कि मेरे इस कार्यकाल में कुल लोग जो हैं, जैन, अग्रवाल, सिंधी, उनमें से बताना चाहता हूँ कि हमारी प्रगतिशील पैनल में 9 जैन साथी हैं, 5 अग्रवाल साथी हैं, 8 सिंधी हैं, 3 पंजाबी हैं, 1 ब्राह्मण हैं, 1 सोनी है, 1 मराठी है, 1 कायस्थ है और 2 अदर कास्ट के वैश्य हैं। अब बताइए, हम तो इस सबको जोड़ के चलना चाह रहे हैं और हमारे प्रतिद्वंदी की टीम में सिर्फ 2 ही कास्ट के लोग हैं। तो हम तो सबको मिलके जोड़ना चाहते हैं, जी। आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं कहूँ, व्यापारी की जात नहीं होती साहब, ना कोई व्यापारी का वो होता है, पॉलिटिकल पार्टी होती है। व्यापारी को व्यापार करना चाहिए, व्यापारी बन के। आपके प्रतिद्वंदी बदलाव का विरोध, आपको बदलाव का विरोधी बताते हैं आपके प्रतिद्वंदी। कुछ नया चैम्बर में नहीं हो रहा, वो पुराना धर्रा चला आ रहा है और आप भी कुछ एक तरीके का बदलाव नहीं, देखिए, जब 4 साल की जो हमारी उपलब्धियां हैं, जिस तरीके से हमने गड्ढे में से ऊपर आए हैं और पौधा लगाया है, वो पौधा अभी बड़ा हो गया है। अब हमको उसको पेड़ बनाना है। हमें एक बार फिर से अगर हमारे व्यापारी बंधु मौका देंगे, तो हम 3 साल के अंदर जो हमारे पुराने सपने थे, जिस पे हम साकार नहीं उतर पाए हैं, हमको एक बार मौका तो दें। हम साल भर के अंदर 365 दिन के अंदर आपको बताएंगे कि चैम्बर की क्या ताकत होती है। आपकी दोबारा मौका देने की कुछ 3 गारंटी या 3 ऐसे आप बता दें मुझे कि मुद्दे जिन पे आपको मतलब व्यापारी दोबारा मौका दे। सर्वप्रथम तो ये व्यवसाय कर को हम, जो हमारा टारगेट है, 365 दिन के अंदर हटवाएंगे। जी। और दूसरा, चैम्बर को इस मजबूती से संवाद के लिए सरकार के और प्रशासन के बीच में खड़ा करेंगे कि जो भी व्यापारी की आवाज़ हो, उस पे तत्काल निर्णय लिया जाए। एक चीज़ और है, जैसे भोपाल शहर में, राजधानी में प्रदेश भर से और देश भर से लोग आते हैं। एक यहाँ पार्किंग की बड़ी सुविधाएं नहीं है, एक बड़ी समस्या है व्यापारियों के लिए। अपन न्यू मार्केट देख लें, एपी नगर देख लें, और चौक का तो हाल ही बेहाल है, वो तो अपन बात ही नहीं कर सकते उतने पुराने शहर का। लेकिन ये बेसिक समस्या है, मूल समस्या है। मूल इसके लिए आप क्या? मूल समस्या, एक मेजर समस्या है पार्किंग की। जी। बाजार आबादी इतनी बढ़ती जा रही है कि हर बाजार सकड़ा होता जा रहा है। जी। मतलब इतनी ज़्यादा आवाजाही बढ़ गई है हर बाज़ारों में, और आज हर आदमी समर्थ हो गया है। पहले तो लोगों के पास साइकिल होती थी, फिर स्कूटर पे आए। अब कोई ऐसा मध्यम वर्गीय भी आदमी नहीं है जिसके पास 4 पहिया वाहन नहीं है। हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं। हमें पिछले साल भर से हमारे नेताओं ने हमें आश्वस्त किया हुआ है कि पुराने भोपाल के लिए वो जो पीर गेट पे, जहाँ पे माननीय कैलाश सारंग जी रहते थे, वो जगह पीडब्ल्यूडी की है, वो खाली पड़ी है। उसके ऊपर हमको मल्टी लेवल पार्किंग का उन्होंने हमें आश्वासन दिया हुआ है, जो पिछले 1 साल, सवा साल से वो कागज़ों पे ही चल रहा है। और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि हमारे सांसद आलोक शर्मा जी भी काफ़ी हमारे साथ हैं और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि हम जल्द ही उस कार्य को करेंगे। ऐसे ही टीटी नगर में तो मल्टी लेवल बन चुके हैं, एमपी नगर में भी मल्टी लेवल बन चुके हैं, बैरागढ़ में भी मल्टी लेवल पार्किंग है। एक सिर्फ चौक ऐसी जगह है जहाँ मल्टी लेवल पार्किंग नहीं है। और हमारे माननीय महापौर जी ने भी हमें आश्वस्त कराया है, और हमारे जुझारू सांसद आलोक शर्मा जी भी हमें भरपूर सहयोग देते हैं। जो भी कार्य के लिए हम उनके पास जाते हैं, वो हमारे साथ खड़े होते हैं, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम साल 1.5 साल के अंदर ही आपको मल्टी लेवल पार्किंग उस जगह बना के देंगे। पाली जी, सबसे बड़ी समस्या भोपाल में अतिक्रमण को लेके है कि छोटे मतलब जैसे न्यू मार्केट में है कोई, कुछ दुकानों के सामने छोटी दुकानें लगा लेते हैं, कुछ भी आ जाते हैं, तो ऐसे लोग बड़ी समस्या है। उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो दूसरे जो ठेले वगैरह लगा लेते हैं, उसके लिए तो हमने
कहा है ना, तो प्रशासन में कहा भी है कि उनको वैकल्पिक जगह देंगे। पर एक बहुत दुख की बात है कि एक मेरी दुकान है, समझिए मेरी दुकान 10 बाई 10 की है, उसके बाद मैं बाहर नाला है, नाले की पटिए पे भी अपनी दुकान बढ़ा लेता हूँ और दुकान के बाद 6 फुट आगे डंडा डाल के फिर वो उसपे वो अपनी मूर्तियां भी वो मैनिक्विन्स टांग देते हैं। एक दुकान आपकी जितनी नहीं है उससे 60 गुना तो आप आगे बढ़ रहे हैं सड़क से, और ये व्यापारी खुद कर रहा है, तो उसके लिए तो पूरे जिम्मेदार आप खुद हैं। आप अपनी जगह तक सीमित रहें, बाजार को खुला करें, और जो दूसरे लोग आके खड़े हो जाते हैं उसके लिए आप शासन से लड़ें, हमें शिकायत करें, हम उनकी मदद करेंगे। पर हमें सबसे पहले अपने आप को सुधारना है। अब देखिए, एक दुकान है, उसके पास 4 कर्मचारी खुद के हैं, तो खुद 4 स्कूटर हैं, तो पहले खुद की अपने आगे दुकान के लगा लेता है, तो ग्राहक की के पास जगह कहाँ बचेगी सही? भाई आप अपनी घर से मतलब दूर, कहीं अपनी दुकान के दूर अपने वाहन खड़े करें, पैदल आएँ, ताकि ग्राहक को सुविधा मिले कि वो आए तो आपके सामने पार्किंग कर दे। ऑलरेडी पार्किंग तो आप लोग अपने खुद के वाहनों से भर के रखते हो, दूसरे को कहाँ से पार्किंग मिलेगी? और जो बाहर दुकानों को बढ़ा रहे हैं, अपने दुकान को एक्सटेंड कर लेते हैं, जी। वो ना करें, तो फिर काफ़ी फ़र्क तो उसी चीज़ों से पड़ जाएगा। और कई हैं, गवर्नमेंट को अलॉट करना चाहिए कि नो एंट्री ज़ोन बनाना चाहिए। ज़ोन बनाने चाहिए, और जो माल वाहक आते हैं छोटे-छोटे टेम्पुओं को, उनका समय निर्धारित करना चाहिए कि इस वक़्त से इस वक़्त तक मार्केट में एंटर करके दुकान वालों को फीड कर दें। उसी वक़्त ग्राहक आता है, उन्हीं वक़्त उनका माल का टेम्पो आता है। तो एक मेस है, ये इसको रेगुलराइज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए प्रशासन को और यातायात डिपार्टमेंट को ज़्यादा सक्रिय होना पड़ेगा।